6 में लिख लेना इसको, ठीक है। तो इसमें जो गीता हरिहरन जो थी, ठीक है, इनकी शादी होती है डॉक्टर मोहन राम से, ठीक है। इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम है ऋषभ, इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम है ऋषभ, ठीक है। अब इन दोनों के आपस में संबंध खराब हो जाते हैं, है ना, डिस्प्यूट हो जाता है। तो इनका केस चल रहा होता है डिवोर्स का, तलाक का केस पेंडिंग होता है, चल रहा होता है उस ड्यूरेशन में। लेकिन ये जो बच्चा है वो इनकी कस्टडी में था, माता जी की, ठीक है, इनकी कस्टडी में था, इनके पास था, गार्जियनशिप में इनकी था। और ये दोनों में बीच में डिस्प्यूट था, इन्होंने भी आवेदन लगा रखा था कि भाई इसकी कस्टडी हमको दी जाए, लेकिन था ये रह इनके पास रहा था, ठीक है। इसी ड्यूरेशन में इनने क्या किया, किसने, गीता हरिहरन ने, इनने क्या किया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड टाइप के होते हैं ना, बॉन्ड जानते हो, शेयर, ठीक है, समझने के लिए 9% इंटरेस्ट, ऐसा वो मतलब इतना समझ लो आप कि इन्होंने कुछ बॉन्ड टाइप के खरीदे, किसके लिए, ऋषभ के लिए, किसने, बेटे के लिए, माता जी ने खरीदे, ठीक है। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रूल है वो ये कहता था, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता था। अब आजकल ऐसा नहीं, आजकल तो सब ऑनलाइन सिस्टम है, ये फॉर्म फिल करना पड़ता था। तो वहां पर अब क्योंकि ये तो कौन था, माइनर था, तो इसके माइनर के व्यापक गार्जियन खरीदेंगे, ठीक है। तो उन्होंने नाम लिखा और इसके व्यापक गार्जियन के तौर पर इन्होंने अपना नाम लिख दिया, किसका, गीता हरिहरन। क्यों, क्योंकि पिताजी से तो बनती नहीं थी, अलग अलग थे, तलाक का केस चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, माताजी का नाम लिख दिया गार्जियन के स्थान पर। तो आरबीआई ने इनका फॉर्म क्या कर दिया, रिजेक्ट। कहते हैं कि भाई या तो यहां पर आपने गार्जियन की जगह पे इनके पिताजी के सिग्नेचर करवा के लाओ, क्योंकि आप गार्जियन नहीं हो सकते। दूसरा, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऐसा सर्टिफिकेट लेके आओ जिसमें यह लिखा हो कि ऋषभ की गार्जियन आप है। तो उनने क्या किया कि रिजर्व बैंक इंडिया को तो साइड में हटाया, मतलब साइड में तो नहीं हटाया, कोर्ट में खींच लिया उनको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, अपना जो पति से लड़ाई चल रही थी वो तो अलग है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में उन्होंने एक केस फाइल कर दिया, ठीक है, एक पिटीशन फाइल करी कि भाई ये जो है, एक तरफ तो आप हमको संविधान में आर्टिकल 14 दे रहे हो, 15 दे रहे हो कि महिलाओं को हम बराबर हक देंगे, बराबर दर्जा देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ आपने क्या किया है, दूसरी तरफ आपने हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट में आपने सेक्शन 6 डाल दिया है। सेक्शन 6 इसके कॉन्ट्रेरी है। बोले कैसे है कॉन्ट्रेरी, कि आपने कहा कि पहले पिता नेचुरल गार्जियन होगा, उसके बाद माता नेचुरल गार्जियन होगी, तो ये विधवा हो गया सिर्फ इस वजह से कि उसका फीमेल जेंडर है, आप उसको बच्चे की गार्जियनशिप में सेकंड नंबर पर नहीं रख सकते। ये प्ली ली थी इनने। तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 6 जो है, ठीक है, एक तो वो प्रोविजन आरबीआई का जो वहां पे लिखा हुआ है कि पिताजी ही चलेगा, है ना, माताजी नहीं चलेगी, तो वो वाला प्रोविजन, और साथ ही साथ में हिंदू माइनॉरिटी ऑफ गार्जियनशिप एक्ट का सेक्शन 6, इनको वॉइल क्या किया जाए, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि ये वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 और 15 के, ठीक है। ये था पूरा विवाद, ये था पूरा डिस्प्यूट। आगे समझ में याद रहेगा, थोड़ी सी स्टोरी से याद रह जाता और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कहा था कि इनकी जो मांग थी वो यही थी कि इसको क्या किया जाए, वो डिक्लेयर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली मांग तो नहीं मानी, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ये। पर इस जजमेंट ने सेक्शन 6 को एक नया इंटरप्रिटेशन दिया। सेक्शन 6 निकालो जरा, इसी में है ना, हाँ, सेक्शन 6 में ये लिखा है पिता और उसके पश्चात, ठीक है। इस शब्द का इंटरप्रिटेशन किया फिर सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये जो उसके पश्चात जो आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहा है, या जिसने आरबीआई के मन में डाउट क्रिएट किया, उसको हम क्लेरिफाई कर देते हैं, हम क्लियर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस उसके पश्चात का मतलब ये कतई नहीं है कि पिता
मर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात का मतलब ये है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब गार्जियन की जरूरत है या कहीं साइन सिग्नेचर गार्जियन के तौर पर होने और पिता उपलब्ध नहीं है किसी भी कारण से, अब चाहे वो धर्म छोड़ गया या उस समय वहां नहीं, भाई एक अमेरिका गया हुआ है पिता, उसका कोई काम गार्जियन के तौर पर साइन होना है, तो क्या 6 महीने या 2 महीने के लिए बाहर गए बैठ करें? नहीं, इक्वलिटी यहां पर दे दी उन्होंने कहा कि इस वर्ड जो है ना उसके बाद का इंटरप्रिटेशन ऐसे किया जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ फादर, क्या उसके बाद की जगह पिता की अनुपस्थिति में, ये उन्होंने ये यहां पे वर्ड क्लियर कर दिया। तो इसको एक नया वो दे दिया उन्होंने इस जजमेंट से कि अब एक तरीके से इक्वल फुटिंग पे रख दिया ना। हाँ, अगर माता पिता दोनों हैं तो प्रायोरिटी पिता की ही है अभी भी, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो वर्ड, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मर गया तभी, ठीक है। अगर उपलब्ध नहीं है तब भी आपको क्या मानना पड़ेगा, माता भी गार्जियन हो सकती है। आगे समझ में ये जजमेंट शॉर्ट में, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट इसके आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको लिखो जरा। किसका नाम लिख लिया? देखो, के मामले में पूरे इसके फैक्ट नहीं लिखवा रहा, बस जो हेल्ड हुआ है वो लिखवा रहा हूं, ठीक है। जो हेल्ड हुआ है उतना लिखवा दे रहा हूं। हाँ, के मामले में हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15, यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघनकारी होने के कारण असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 6 को असंवैधानिक घोषित करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह धारा माता के साथ विभेद नहीं करती, विभेद नहीं करती है, क्योंकि माता को भी धारा 6 में रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने
धारा 6 में प्रयुक्त शब्द, धारा 6 में प्रयुक्त शब्द इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पिता के पश्चात। धारा 6 में प्रयुक्त शब्द पिता के पश्चात। को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्पष्ट करते हुए कहा कि पिता के पश्चात का अर्थ, पिता के पश्चात का अर्थ पिता की मृत्यु के पश्चात नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जब पिता चाहे किसी भी कारण से अपत्य की देखभाल नहीं कर रहा हो, अपत्य की देखभाल नहीं कर रहा हो, अविभाजित, एक मिनट बस हो गया, ये हो गया ना, नहीं एक मिनट रुको, हाँ ये वाला एक केस लिखो, कीर्ति कुमार जोशी, कीर्ति कुमार जोशी बनाम प्रदीप कुमार जोशी। कीर्ति कुमार जोशी बनाम, कुमारी नहीं कुमार, बनाम प्रदीप कुमार जोशी। हाँ, कीर्ति KIRTI वर्सेस प्रदीप कुमार। नाइनटीन 92 लिख लिया, SC। कीर्ति कुमार जोशी बनाम प्रदीप कुमार 1992 SC लिखो। के मामले में दो अवयस्कों की अभिरक्षा उनके पिता तथा मैटरनल अंकल मतलब मामा, है ना, उनके पिता तथा मामा की ओर से चाही गई, बच्चों की माता की मृत्यु
अप्राकृतिक अप्राकृतिक ढंग से हुई, अननेचुरल डेथ। और पिता धारा 498A आईपीसी और पिता धारा 498A आईपीसी के आरोपों का सामना कर रहा था। 498A, हाँ क्रूएल्टी, सामना कर रहा था, हाँ क्रूएल्टी। बच्चे अपने मामा के साथ रह रहे थे, मामा के साथ रह रहे थे और उन्होंने मतलब बच्चों ने मामा के साथ ही रहने की इच्छा जताई। मामा के साथ रहने की इच्छा जताई। न्यायालय ने बच्चों की अभिरक्षा मामा को सौंप दी। श्रीमती प्रीति अरोरा बनाम सुभाष चंद्र अरोरा, सुभाष चंद्र अरोरा 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट। अरोरा के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि एक हिंदू संयुक्त परिवार के मुखिया को एक संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को किसी अवयस्क की संयुक्त हिंदू परिवार में अविभाजित संपत्ति, किसी अवयस्क की संयुक्त हिंदू परिवार में अविभाजित संपत्ति का विक्रय करने हेतु अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। कौन से सेक्शन में जाएगा ये केस? बताओ कौन से सेक्शन में जाएगा? कृष्णा बताओ, बेरेक टिक के बताओ कौन सेक्शन में जाएगा। और देखो आगे देखो,
12 12 में जाएगा। एक और केस देखो, मुरुगन बनाम केसवा। मुरुगन बनाम केसवा गोंडर 2025 SC, सॉरी 25 नहीं है, 25 ही दिमाग में रहता है, 19 2019 SC। गोंडर, हाँ गोंडर ऊपर बिंदी है। के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि गोंडर, वो था ना, कौन सा था वो, कोंडप्पा स्वामी था, कौन था, कोंडा स्वामी, क्यों, हाँ मुरुगन स्वामी भी था। ये दोनों ही आ गए इसमें। हाँ, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि न्यायालय की अनुमति के बिना अवयस्क की संपत्ति बेची जाने पर ऐसा अंतरण शून्य करनी होगा, ना कि शून्य। ऐसा अंतरण शून्य करनी होगा, ना कि शून्य। अर्थात विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराना होगा। इस एक्ट में हमने वो पढ़ा था क्या, माइनर, नहीं 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 नहीं, नहीं है इसमें, ठीक है, कहीं और का दिमाग में आ रहा है मेरे। वो ध्यान रखना, जो मैं आपको बताया, कितने समय में ला सकता है वाद, 3 साल में, ठीक है, सेटिसाइड कराना है तो 3 साल में वाद ला सकता है, ठीक है। अगर शादी हो गई तो संरक्षक कौन होता है, वो कब, पत्नी की उम्र कितनी होनी चाहिए, और पति भी माइनर है तो, बाल विवाह है तो कौन होगा, बाल विवाह है तो फिर पिता ही होगा, फिर नेचुरल गार्जियन ही रहेंगे, है ना। पति, अगर पति भी बालक है ना तो फिर नेचुरल गार्जियन थे ना, वही रहेंगे गार्जियन, ठीक है। हाँ, जेल हो जाएगी, क्यों, वो अलग चीज है, वॉइडेबल है, मैंने बोला ना, नहीं करा रहे तो आज आपको लगता है कि बाल विवाह खत्म हो गए इंडिया में, कि आज भी होते, अब भी होते हैं। इससे मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेंगे,
कहाँ से बोलो, अरे अब तो लेट हो गए। तो अब जिसने लिख दिया दो, जिसने लिख लिया है, जिस किसी ने भी लिख दिया है, ठीक है। इसमें ना, इसमें अगर मेंस में क्वेश्चन बनेगा ना तो या तो इसमें प्रॉब्लमेटिक बनेगा, एक समस्या बना के दे देंगे कि भाई ऐसी समस्या जैसे मैंने कि आपको जैसे गीता हरिहरन वाली बताई है ना, इस टाइप की बना देंगे कि भाई एक व्यक्ति है, एक माँ है, अब उसको अपने बेटे की मतलब उसके बिहाफ पे उसने साइन कर दिए या करना चाहती है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है, क्या धारा 6 इसमें किसी प्रकार की कोई अवरोध पैदा करेगी, इस प्रकार की प्रॉब्लम बना सकते हैं। या सिंपल सीधा डायरेक्ट ओवर एक्ट, क्योंकि 5-6 सेक्शन है तो ओवरऑल बना सकते हैं कि हिंदू विधि में संरक्षता की विधि को समझाइए, सिर्फ इतना लिखेंगे तो आपके लिए सब कुछ ओपन कर दिया। फिर प्रॉब्लम बना सकते हैं, क्या एक सौतेला पिता सौतेली माता संरक्षक हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, नेचुरल गार्जियन होंगे, ठीक है। फिर कोर्ट किन किन दशाओं में अपॉइंट करता है, तो कोर्ट अपॉइंट कब करता है, जब इनमें से कोई भी नहीं है तब, ठीक है, वो कब करेगा। फिर कोर्ट जब अपॉइंट करता है तो कौन से लॉ में अपॉइंट करता है, वो वाला एक्ट कौन सा था, गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट होता है, ठीक है। वो हमारे डायरेक्ट सिलेबस में था नहीं तो उतना गए नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ लिख लो जी, इसमें भेज दिया है किसी ने। चलो कल हम शुरू करेंगे अपना दूसरा एक्ट, कौन सा है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।